ऑलराइट, ऑलराइट। सो नॉर्दर्न अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेनली कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ आती हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर कनाडा, उसके नीचे यूएसए और सबसे नीचे मेक्सिको। दिस इज़ ओनली अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो अगर आपको मैं दोबारा से मैप दिखाती हूँ, तो मैप में देखिए ये ऊपर का जो पार्ट है, 10 लाइन, इस लाइन के ऊपर जो है वो है हमारा कनाडा, ये हो गया हमारा यूएसए, एंड ये जो है ये है मैक्सिको। अब ज़रा आगे देखा जाए तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आर्टिक सर्कल था, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट में एटलांटिक ओशन और लेफ्ट में पैसिफिक ओशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ज्योग्राफी देखी जाए तो वहाँ पे माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, वैली सब कुछ था। अगर देखा जाए तो सबसे एक लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स था, ठीक है। सो अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स था, उसके बाद फर्दर वेस्ट अगर आप जाते तो आपको डेजर्ट मिलता, ठीक है। फिर उसके फर्दर वेस्ट अगर आप जाते तो आपको मिलता फिर से माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ जाते तो आपको लेक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग्स आपको दिखती। तो माउंटेन्स जो थी वो फर्दर वेस्ट में थी, अ, जैसे कि सीरा नवादा, नेवेडा एंड जो एपेलांच ईस्ट में था, ठीक है। ये एपेलांच जो थे ये भी माउंटेन्स थे जो कि ईस्ट में थे, एपेलांची माउंटेन्स ईस्ट में यहाँ पे थे, ठीक है। अगर आप डिज़र्ट की बात करें तो डेजर्ट जो थे वो भी वेस्ट में थे, मैंने आपको अभी अभी बताया, चेन ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट, फिर माउंटेन्स। तो ये डेजर्ट वो हैं, ठीक है, जो अरिज़ोना और निवेडा नाम के डेजर्ट्स हैं। लेक देखा जाए तो लेक्स ईस्ट में थे, प्लेन्स भी ग्रेट प्लेन्स कहा जाता है ईस्ट में। वैलीज थी जैसे मिसिसिपी और ओहियो, ठीक है, ये भी ईस्ट में ही था। साउथ में अगर आप जाओगे नॉर्थ अमेरिका के तो आपको मेक्सिको मिलता है। उसके अलावा जो सबसे ऊपर कनाडा है वो फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट ऑयल, गैस, और वो वीट, कॉर्न, फ्रूट, फिशिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको आज बहुत ज़्यादा मिलती है कनाडा में। 40% फॉरेस्ट ऑयल, गैस, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ये कंट्रीब्यूट करता है। बट अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें किन की थी, ये चीज़ें उनकी थी जो बहुत ही पहले यहाँ रहते थे, वो नेटिव्स। अब अगर आप देखते हैं तो नेटिव का इतना ही हमें अभी तक पता चल पाया कि नेटिव्स वर दोज ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि एशिया से आए थे। अब एशिया से कैसे आए इसको ज़रा आप ना मैप के थ्रू समझिए, आपको इसको इससे बेटर समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एशिया है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा रशिया, if I can focus it, yes, here is रशिया, ठीक है, रशिया। अब ये तो हमारा जो है ये 2D मैप है, ठीक है। मैप कैसा है हमारा 2D, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन पे दिखा रहा है, लेकिन हमारा अर्थ असलियत में स्पेरिकल है। स्पेरिकल है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी जुड़ा हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है। जब आप इसे जोड़ देते ना तो वो पार्ट जो हमें नज़र नहीं आता वो हमें नज़र आ जाता है। यहाँ पर रशिया और ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना उसको एक स्ट्रेट, जैसे कि आप अगर गल्फ देखते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट है ना, तो अलग अलग स्ट्रेट्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करती हैं। वैसे ही जो रशिया है और जो नॉर्थ अमेरिका है उसे एक बेरिंग स्टेट नाम की स्टेट है जो जोड़ती थी। तो जो लाइक एशियन मूल के जो लोग थे, एशिया के जो लोग थे वो 30,000 ईयर्स अगो अराउंड एशिया से माइग्रेट होके उस स्ट्रेट की मदद से नॉर्थ अमेरिका में चले गए। आइस एज जब आया, जब बहुत सर्दी पड़ी कि पूरा बर्फ से ढक गया पूरे सारा एरिया, तो फिर उन्होंने फिर फर्दर साउथ भी वो लोग गए, एशिया के लोग। अब जो बाद का समय था उसमें ये लोग बैंड्स यानी एक तरीके से एक साथ मिलके विलेजेस में रहा करते थे, रिवर वैलीज के आसपास। हम जानते हैं रिवर वैलीज के आसपास ही सारी सिविलाइजेशंस रहती हैं। फिशेस, मीट्स खाया करते थे और कल्टीवेट भी किया करते थे, यानी उगाते भी थे, वेजीज एंड मेज।
इन लोगों को खाने पीने के लिए, हंटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था। 17वीं सेंचुरी में स्पेनिश सेटलर्स ने इन्हें क्या कहते हैं, हॉर्स राइडिंग या हॉर्सेस दिखाए। इन्होंने उनसे हॉर्सेस खरीदे, बॉट किए, और फिर उसे एज अ ट्रांसपोर्ट का मीडियम फॉर मीट, फॉर दी स्केवेंजिंग एंड हंटिंग के लिए इस्तेमाल करने लग गए। ये तो थी स्टोरी अबाउट द नेटिव्स। ठीक है, लेट्स जस्ट डू अ लिटिल बिट एनालिसिस अबाउट द पीपल। तो ये जो लोग थे ना, इनके पास कोई किंगडम नहीं था। ये ऐसा समझते थे कि किलिंग या फिर एनिमल्स को खाना मारना इतना ही होना चाहिए जितने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ग्रुप्स में रहते थे, रिवर के पास फिश मीट खाया करते थे, कल्टीवेट करते थे वेजीज एंड मेज। इनके पास कोई किंगडम नहीं था, ये किंगडम नहीं बनाते थे। इनके पास कोई अपना लैंड भी नहीं था। इन्हें जितनी चाहिए होती थी उतनी सहूलियत के हिसाब से नेचर इन्हें देती थी, और ये उनका रिस्पेक्ट करते थे। यूँ देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी स्पोकन लैंग्वेजेस थी, इतनी सारी एथनिक लोग, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस, लेकिन सब लिख नहीं पाते थे। सबकी रिटन लैंग्वेज नहीं थी, स्पोकन लैंग्वेज थी। स्किल्ड क्राफ्टमैन भी थे, बहुत ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स बनाते थे। इन्हें लैंडस्केप और क्लाइमेट का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा मतलब समझ थी इनको क्लाइमेट की, जिसके कारण ये अलग अलग चीज़ें कर पाते थे। जैसे कि अगर आप देखें कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होता है। ये स्टार्टिंग में यूरोपियंस के साथ तो फ्रेंडली थे, ये सभी के साथ फ्रेंडली रहते थे। ये थोड़ा बहुत कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में किसी दूसरे गुट के साथ तो ठीक है, लेकिन कभी भी लैंड के लिए कोई लड़ाई या लैंड के लिए कोई चीज़ नहीं करते थे, लैंड को ओन नहीं करते थे। ये हमेशा समझते थे कि लैंड उनकी नहीं है, जितना उन्हें चाहिए उतना ले लेते थे, सबके साथ फ्रेंडली रहते थे। और ये लोग आपस में एक्सचेंज करते थे गुड्स का एक दूसरे के साथ, जो इनकी भी इन्हें ज़रूरत पड़ती थी एज गिफ्ट। ये कभी भी खरीदते या बेचते नहीं थे, दे ओनली यूज टू एक्सचेंज। उसके अलावा अगर आप अभी यूरोपियंस की कहानी देखेंगे तो यूरोपियंस को तो इन्होंने फ्रेंडली तरीके से वेलकम किया, जैसे कि हमने देखा कि ये सबको करते थे। इन्होंने गैदरिंग्स करी, एक्सचेंज किए गिफ्ट्स को, लेकिन रिटर्न में मतलब अपने गिफ्ट के लिए मतलब जितनी चीज़ें इनकी नेचुरल रिसोर्सेज से इन्होंने उगाई, जो भी चीज़ इनके पास थी, ये तो उन्होंने उन्हें दी, लेकिन इनके रिटर्न में यूरोपियंस ने इन्हें ब्लैंकेट, आयरन वेसल्स और अल्कोहल जैसी चीज़ें दी। अल्कोहल की लत लग जाने के कारण टर्म्स और कंडीशन लगा दिया, क्योंकि एडिक्शंस बढ़ गई थी। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के कारण वो लोग बाउंड हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अल्कोहल कैसे बनता है। इसके अलावा जो आगे की कहानी है, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल एवरीवन। सो जस्ट कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ अमेरिका, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल परसेप्शंस की। बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो भी अमेरिकन लोग थे या फिर जो नेटिव्स थे, उन्होंने यूरोपियंस को बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए, और रिवर्स में उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। जो यूरोपियंस थे उन्होंने उनसे काफ़ी चीज़ें ली, लाइक प्रोड्यूसर्स वगैरह, जो भी उनके गिफ्ट्स थे, और उसके बदले में उन्हें आयरन की वेसल्स दिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी, एंड उसके साथ साथ अल्कोहल भी दिया। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अमेरिका से ही टबाको यूरोप में मतलब यूरोपियंस को मिला, और टबाको की लत यूरोपियंस को लग गई, और अल्कोहल की जो लत है वो नेटिव्स को लग गई। इससे उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। म्यूचुअल परसेप्शंस की बात करते हैं। यूँ तो अब तक में ऐसा ही लग रहा, मतलब हमें तो समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, मगर अब तक जो नेटिव्स है ना, उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े भोले लोग थे। वो सब कुछ लाइक लैंड को भी अपना नहीं मानते थे, सब कुछ नेचर का मानते थे। अगर आप देखें तो अब यूरोपियंस एक न्यू वर्ड के साथ आए, जिसको उन्होंने सिविलाइजेशन कहा, या लोगों को उन्होंने सिविलाइज्ड कहना शुरू किया। सिविलाइज्ड यानी कि जो लोग लिटरेट हैं, ठीक है, जिनके पास एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, और वो शहरीकरण भी है, अर्बनिज्म। तो बेसिकली ये दो तीन चीज़ें जहाँ पे है, वो उन जगहों को या उन लोगों को सिविलाइज्ड मानते थे।
इसी हिसाब से फिर अमेरिकन उनके लिए अनसिविलाइज्ड हुए, क्योंकि उनके पास ना कोई प्रॉपर रिलीजन, ना कोई शहरीकरण, ना कोई लिटरेसी। इसके बाद मगर ऐसा सबको नहीं लगता था। कुछ फिलोसोफर जैसे कि फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक रूसो, जिनकी जिनकी फिलोसफीज़ हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी थे, लिखने में बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने ये लिखा कि जो नेटिव लोग थे, वो मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें एडमायर करना चाहिए, क्योंकि वो करप्शन से दूर हैं, करप्शन से अनटच्ड हैं, इसलिए वो सिविलाइजेशन, उनकी एक सिविलाइजेशन है, मतलब वो सिविलाइज्ड है एक तरीके से। लेकिन फिर उसी के बाद एक और पोएट आते हैं जो ये कहते हैं कि मतलब एक तरीके से ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही लिमिटेड इमेजिनेशन और इमोशन है, क्योंकि नेचर के पास रहते हैं। इन्हीं के कंटेम्पररी थे थॉमस जेफरसन, और ये जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और आपको आगे इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेटिव्स जो थे, उन्होंने तो चीज़ों को गिफ्ट की तरह एक्सचेंज किया फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन यूरोपियंस ने उन्हें भी एक चांस, एक कमोडिटी माना। फिशेस और फर के लिए उन्होंने मतलब उनसे लेन देन करी, और बाद में अपनी कंट्री में, यूरोप में जाके अपनी कंट्रीज़ में उन्हें बहुत भारी मात्रा में बहुत अच्छे प्राइजेस पर बेचा। ठीक है। जो लोग थे नेटिव, वो मार्केट का कोई मतलब नहीं जानते थे, लेकिन वो इस बात से पज़ल थे कि यूरोपियन ट्रेडर्स इतना ज़्यादा एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये वो सडनली बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं, ये वो मानने लग गए थे। धीरे-धीरे करके उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बहुत लालची हो गए हैं। ठीक है, आपको कुछ इतना भी मतलब पता चलता है कि कुछ इतने इम्पेशेंट ये लोग हो गए थे कि फर के लिए बेवजह ही जानवरों को स्लॉटर यानी कि उनको मार देते थे। हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स को मार देते थे, और जो नेटिव्स थे वो थोड़े से परेशान थे कि जो ये एनिमल्स है कभी न कभी रिवेंज ज़रूर लेंगे। यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो समझते थे कि नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ना, इनके साथ-साथ कुछ सेटलर्स भी आए अमेरिका। बेसिकली 17th सेंचुरी में कुछ ग्रुप ऑफ यूरोपियंस थे जो कि प्रोसिक्यूट किए जा रहे थे, यानी मार दिए जा रहे थे, क्योंकि उस समय एक तरीके से जो चर्च है या फिर जो क्रिश्चियनिटी है उसमें दरार पड़ गई, उसमें 2 गुट बन गए या 2 डिफरेंट मत निकल के आ गए, एक हो गए प्रोटेस्टेंट्स और एक हो गए कैथोलिक। तो तो जहाँ पर भी कैथोलिक थे वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स नहीं रह सकते थे, और जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स थे वहाँ पे कैथोलिक नहीं रह सकते थे। और इसी कारण यूरोप में बहुत ज़्यादा हसल एंड टसल की सिचुएशन थी। कई सारे लोग यूरोप को छोड़ के भाग गए अमेरिका और अपनी नई लाइफ शुरू करने लग गए। आप जानते हैं यूरोप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी थी, ठीक है? लेकिन जब तक ज़मीन उनके पास थी अमेरिका में, तब तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे करके यूरोप में जो लोग थे यूरोपियंस, वो इनलैंड यानी कि जो अमेरिका है उसके अंदर-अंदर घुसने लग गए, ऐसी जगह पर जहाँ पर नेटिव विलेजर्स रहते थे। और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उन्होंने देखा कि बहुत सारे मतलब जंगल है, तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना इन्हें काट दिया जाए, यहाँ पर कॉर्न फील्ड बनाए जाए, ठीक है? जो नेटिव्स थे उनके हिसाब से तो ये पूरी जो है ये सब नेचर का है। लेकिन यूरोपियंस को ये एक तरीके का तरीका मिल गया, जो भी यूरोपियंस थे उन्हें ये तरीका मिल गया कि वो प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो प्रॉफ़िट कमाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया उन्हें मिल गया अमेरिका, और बहुत आसानी से वो लोग कुछ भी कर सकते थे वहाँ पर जा कर के। जस्ट उन्हें लोगों को हटाना है, उनकी जगह पर आ जाना है और फिर प्रॉफ़िट कमाना है। जैसे कि कनाडा और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 18th सेंचुरी के एंड तक आते-आते एक मतलब कंट्री की तरह दिखने लगी। एट दैट टाइम जो भी फ्रैक्शन ऑफ लैंड था, जो कि आज हम देख पाते हैं मैप के अंदर, ओवर नेक्स्ट 100 years दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज टू रीच प्रेजेंट साइज। कई सालों तक उन लोगों ने ये मतलब ये चीज़ करते रहे वो लोग कि वो जो भी टेरिटरीज है ना उन्हें एनेक्स करे। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के समय में यूएसए और कनाडा बहुत बड़ा
बहुत बड़े देश दिखते हैं। पहले के समय में वो बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा होता गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को एनेक्स करना शुरू किया। याद रखना, ये जो भी काम हो रहा है ये सारे के सारे सेटलर्स कर रहे हैं, जो कि यूरोप और दूसरी कंट्रीज से आ करके यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट से और बाकी कंट्रीज से। ठीक है, जो भी आज का प्रेजेंट साइज है वो एक उन्होंने अचीव किया धीरे धीरे करके। जो यूएसए था उसने परचेज किया, मतलब तीन तरीके थे। या तो ये वो परचेज कर लेता था, दे बॉट लैंड इन दी साउथ फ्रॉम फ्रांस, या तो वो परचेज कर लेते थे या फिर वॉर करते थे। मच ऑफ द सदर्न यूएसए वाज वन फ्रॉम मैक्सिको। वो मैक्सिको जो उनका पड़ोसी नीचे का देश था, उन्हीं की कॉन्टिनेंट के अंदर नॉर्थ अमेरिका में, उससे बहुत कुछ उन्होंने टेरिटरीज छीन ली, मतलब लड़ाई झगड़े में। इट डिड नॉट ऑक्यूपाई टू एनी दैट the consent of native living in this area should have been asked. The northern frontier of USA was a shifting one, and as it moved, the native who were forced to move back. तो मतलब नेटिव से कोई कंसेंट नहीं मांगी गई कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ले लेनी चाहिए या नहीं, या फिर तुम कहाँ रहना चाहते हो। द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली। 19th सेंचुरी में चेंज हो गया पूरा, मतलब बड़ा बड़ा एक देश उभर के आ गया। यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स। वो ही समझते थे कि नेटिव्स का ये लैंड है ही नहीं, जबकि उन्हीं से उन्होंने लिया है। सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि बहुत ही यंगर सन्स थे अपने फादर्स के, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं थी यूरोप में, तो वो फिर यहाँ पर आकर के बहुत ही कम प्राइजेस में लैंड खरीदने लग गए। जर्मनी, स्वीडन, इटली, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड टू द बिग फार्मर्स, वो यहाँ पर आए अपने लैंड के लिए, क्योंकि वो बहुत ईगर थे लैंड, बहुत बड़े बड़े लैंड को खरीदने के लिए। उसके बाद जो पोलैंड थे, वो लोग भी बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पेरेरीज ग्रासलैंड जैसा ही कुछ ग्रासलैंड का यहाँ पर मतलब उस तरीके का ही चीज़ मिल गई, उस तरह के ही ग्रासलैंड्स मिल गए जहाँ पर वो लोग रह सकते थे। तो मतलब सबको खुशी मिल रही थी, बट जो वहाँ पर रहने वाले थे उन्हें कोई खुशी नहीं थी। बींग एबल टू बाय ह्यूज प्रॉपर्टी एट वेरी लो प्राइजेस। कई बार ऐसा भी होता था कि वो लोग, मतलब जिनकी जो हमारे नेटिव्स हुआ करते थे ना, उनसे ज़मीन खरीदते थे, और कई बार उनसे धोखा भी करते थे कि कम प्राइस में बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद लेते थे। उन्होंने लैंड्स को डेवलपमेंट के लिए क्लियर किया, एग्रीकल्चर के लिए, जैसे राइस और कॉटन को उगाया, जो कि यूरोप में उग नहीं सकता था। अमेरिका में उगने के लिए अच्छा माध्यम मिल गया, तो इससे उसे वो यूरोप में जाके बेचते और प्रॉफिट कमाते। ह्यूज फार्म्स को प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल से, वुल्स और माउंटेन लॉयन से, और और उनको हंट भी करते थे। इतना हंट किया कि वो एक्सटेंट ही होने के कगार पे आ गए। और एक बार इन्होंने बार्ब्ड वायर 1873 में उसका इन्वेंशन किया, मतलब जो उनकी होती ना गोल गोल वायर, जिसके ऊपर कांटे कांटे निकले होते हैं, जो कि फार्म को बचाते हैं फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो मतलब ये इतना हेट करते थे। द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न रीजन वॉज टू हॉट। अब देखो, यूरोपियंस जो हैं वो एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर बहुत ठंडी है, तो वो ठंड को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो उनके अपने वर्कर्स थे ना, वो काम तो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जो अफ्रीका है वहाँ से लोगों को स्लेव बना करके लाना शुरू किया। आप देखते हैं ना कि अभी भी अफ्रीकन मूल के लोग अमेरिका में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में लाया गया अफ्रीका से, सो दैट वो इतनी गर्मी में उनके लिए काम करे। और स्लेव थे, यानी पैसे वैसे तो कुछ लेते नहीं होंगे। अफ्रीकन्स बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप लेड टू द बैन ऑन स्लेवरी ट्रेड, बट द अफ्रीकन हु वर इन द यूएसए रिमेन्ड स्लेव एज डिड देयर चिल्ड्रन। जो अफ्रीकन्स यहाँ पर आके रहने लगे, जो वहाँ पर काम करने लगे, उनके बच्चे तक स्लेव रह गए। हालांकि बाद में स्लेव ट्रेड यानी लाना ले जाना बंद हो गया, लेकिन जो वहाँ पर रह गए उनके तो जीवन और उनकी पीढ़ियाँ वहीं पर रह गई। नॉर्दर्न स्टेट जो था यूएसए का, मतलब वो इकोनॉमिकली, मतलब उसको कोई प्लांटेशन का डिमांड नहीं था। नॉर्दर्न स्टेट ऑफ यूएसए
एंड देयर फॉर नो स्लेवरी। यूएसए का जो नॉर्दर्न स्टेट्स था ना, वहाँ पर मतलब कोई वेजिटेशन या प्लांटेशन का कोई स्कोप नहीं था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा दया आया कि इन लोगों को स्लेव करके स्लेव बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्लेवरी ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ये इंसान को ही ख़त्म कर देता है। लेकिन 1861 टू 65 एक वॉर छिड़ी उन स्टेट्स के बीच में, मतलब एक सिविल वॉर हो गई, ठीक है। जो चाहते थे कि स्लेवरी हो और जो चाहते थे कि ना हो, तो जो सपोर्ट करते थे वो जीत गए और स्लेवरी अबॉलिश हो गई। और only in the 20th century that the African American were able to win the battle of civil liberties and segregation between whites and non-whites in school and public transport was ended। अब उनके जो दुख थे वो थोड़े बहुत ख़त्म हुए, लेकिन देखो पेपर पे तो ये हो गया कि जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं उन्हें भी हम पूरा प्रॉपर राइट्स देंगे, लेकिन अभी आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो ग्राउंड रियलिटी अभी भी डिस्क्रिमिनेटरी ही है। द कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी उसको प्रॉब्लम थी कि वो काफ़ी लंबे समय तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, विच सीम्ड मोर अर्जेंट देन द क्वेश्चन ऑफ द नेटिव्स। मतलब कि इन तरीके की चीज़ों को उन्होंने नेटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और बाद में वॉर करने लग गए। वन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर विद फ्रांस, यानी कनाडा ने एक पहले तो फ्रांस से जीती लड़ाई, फिर उसके बाद ब्रिटेन से जीती, उसके बाद अपने लिए पॉलिटिकल स्टेटस और ऑटोनॉमस होना मांगा, ठीक है। फ्रेंच सेटलर्स जो थे वो रिपीटेडली डिमांड कर रहे थे ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्टेटस की। It was only in 1867 that this problem was solved by organizing Canada as a confrontation of autonomous state। यानी 1867 में जाकर के कनाडा एक ऑटोनॉमस स्टेट बन गया, मतलब अपने हिसाब से चलने वाला। फिर जो नेटिव लोग थे उनकी धीरे धीरे करके लैंड को भी छीन लिया गया, जब यूएसए कनाडा वगैरह मतलब वेल सेटल्ड हो गए, जब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज़ाद हो गए, तो यूएसए जो थे उन्होंने अपना सेटलमेंट एक्सपैंड किया, जो नेटिव्स थे उनको फोर्स किया कि वो लोग मतलब अपनी ट्रीटीज़ को साइन करें और बहुत ही कम प्राइजेज़ में अपने लैंड्स को बेच दें। मतलब एक तरह से उन्होंने फेयर गेम खेलने की कोशिश करी ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। द प्राइसेस पेड वर वेरी लो एंड देयर वॉज एन इंस्टिंक्ट व्हेन अमेरिकन्स अ टर्म यूज्ड टू मीन यूरोपियन पीपल, the term used to mean the European people of the USA cheated them by making more land and paying less than promised। मतलब कि यूरोपियन जो थे, जो सेटलर्स थे, उन्होंने जो नेटिव्स थे उन्हें बहुत कम पैसे दे करके प्रॉमिस किया, ज़्यादा देने का कम दे करके खरीद ली लैंड्स। इवन हाई ऑफिशियल्स सीम नथिंग रॉन्ग इन दी डिप्राइविंग द नेटिव पीपल ऑफ द लैंड। यानी जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्हें भी लगता था कि हाँ, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो इन लोगों को हटाना ही पड़ेगा। This seen by the episode of Georgia, a state in the USA. Officials had argued that the Cherokee tribes was governed by the state laws but could not enjoy the right of citizen। जब citizenship मिली सबको, तो चेरोकी ट्राइब्स जो कि जॉर्जिया में रहती थी, वो एक बहुत ही फ्रेंडली ट्राइब थी, उसे भी सिटीजनशिप नहीं दिया, डिस्पाइट कि वो नेटिव जो थे, जो चेरोकी थे, वो ऐसे लोग थे जो कि सबसे ज़्यादा एफर्ट करते थे इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए, ताकि वो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को भी समझ सके और ताकि उन्हें सिटीजनशिप मिल जाए। मतलब वो इतना फ्रेंडली और इतना ज़्यादा मतलब उनकी सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी उन्हें राइट नहीं दिया सिटीजनशिप का। 1832 की बात है, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया यूएस चीफ जस्टिस के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। उन्होंने कहा कि चेरोकीज जो है वो एक अलग ही कम्युनिटी है जिसकी कुछ अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, और जिसके ऊपर जॉर्जिया या फिर जो मतलब यूएस गवर्नमेंट है उसका कोई भी फोर्स नहीं चलना चाहिए, यानी उनको सॉवरेनिटी दे देनी चाहिए। लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन था ना, उसे वो बात पसंद नहीं आई और उसने फिर ना जो चीफ जस्टिस है उसकी जजमेंट को ओवर पावर करके यूएस आर्मी को कहा कि चेरोकीज को हटा दो उनकी जगह से, उनकी लैंड को एवडिक्ट कर दो और उसके बाद उन्हें ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में भेज दो। इसके कारण क्या हुआ, जो चेरोकीज जो फ्रेंडली थे, इतने अच्छे थे, उनको अमेरिकन डेजर्ट में जाना पड़ा जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि करीब 15,000 लोग वहाँ पर जाते हुए मर गए, जिसे आप ट्रेल ऑफ टीयर्स भी कहते हैं।
तो दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइब्स जस्टिफाइड इट बाय सेइंग, जिन्होंने भी उनकी लैंड को लिया उन्होंने ये कहा कि जो नेटिव्स है ना, इनका मतलब इनका मर जाना ही सही है, क्योंकि ये अपने लैंड का मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाते थे, ये लेज़ी थे, है ना। और ये इनके पास इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट और गुड्स प्रोड्यूस करने का स्किल था, बट कभी भी ये इन्हें बेचते नहीं थे इंग्लिश को, या ढंग से करेक्टली ड्रेस नहीं करते थे, यानी कि एक तरीके से ये लोग अनसिविलाइज्ड थे, इसलिए इनको ये डिज़र्व करते हैं डाई आउट, दे आर्ग्यूड, ठीक है। और जो पेरेरीज थे, जो भी उनका लैंड था, वो सब क्लियर करके वाइल्ड बिशॉप्स को इतना मारा गया कि वो एक्सटेंट होने के कगार पर आ गए। और प्रिमिटिव लोग जिनका सारा काम ही हंटिंग और मतलब इन सब चीज़ों पर चलता था, उनका सारा सोर्स ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या हो, मीनवाइल द नेटिव्स वर पुश्ड वेस्टवर्ड्स गिवन लैंड एल्सवर्ड। देखो जो मतलब जो यूएसए था ना, आप ये अगर आप मैप को याद करोगे तो वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, दिस इज़ यूएसए। देखो ऊपर था आपका कनाडा और नीचे है आपका मैक्सिको, ठीक है, मगर ये है यूएसए, ओके। अब ये है यहाँ पर यूरोप, या फिर आप मान सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटेन या एंड ऑल। तो जो लोग यहाँ पर आए ना, वो इस रास्ते से आए, तो यहाँ पर ये लोगों ने रहना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ट्राइब्स थे ना, उनको इधर पुश बैक कर दिया। तो ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये ईस्ट से आए, तो इन्होंने ईस्ट से लोगों को वेस्ट में शिफ्ट कर दिया। बाद में जब पता चला कि वेस्ट में यानी डिज़र्ट वगैरह के एरिया में बहुत सारा सोना है, क्योंकि पहले ही लोग कहते थे ना कि एक सिटी ऑफ गोल्ड है यूएसए में, तो कई लोग वो बात सुन के, वो र्यूमर सुन के भी यहाँ पर आए थे। अब जब पता चला कि यहाँ पर गोल्ड है ना, तो लोग पागल हो गए और उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जो नेटिव जिनको इन्होंने ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट कर दिया था, अब उनको वेस्ट से भी हटाने लग गए, वेस्ट से हटा करके कंसंट्रेट करने लग गए एक जगह पर। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ पर ये लोग माइनिंग कर सके यहाँ पे। तो क्या हुआ ना कि बेसिकली एक बात और बतानी थी आप लोगों को, जस्ट वेट। हाँ जी, तो जैसे मान लो अब यूएसए, खाली मैं यूएसए ड्रॉ कर रही हूँ और ये है यूरोप। हमने क्या पढ़ा कि ये लोग यहाँ से यहाँ आए ईस्ट की तरफ, है ना। अब ईस्ट की तरफ आए, यहाँ पर इनको पता नहीं था कि वेस्ट की तरफ ज़्यादा सोना है, ठीक है, या वेस्ट की तरफ रिसोर्सेज है, तो इन्होंने इन्हें हटाना शुरू किया ट्राइब्स को, और हटा करके कहीं और रखना शुरू किया। लेकिन जब इन्हें नहीं पता था, स्टार्टिंग में जब इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर गोल्ड है वेस्ट में, तो इन्होंने क्या किया कि ना जैसे जो यहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि तुम एक काम करो, ट्राइब्स को बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारी हम एक रिजर्वेशन बना देते हैं कि कुछ छोटे छोटे बाउंड्रीज में तुम लोग रहोगे। इनको वहां पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर खुद रहने लग गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि एक ही में दो दो ट्राइब के लोगों को घुसा देते थे, दो दो तीन तीन ट्राइब्स के लोगों को घुसा देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि देखो ट्राइब्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन अब एक साथ रहने लग गए, तो इनके बीच में क्लैशेस, लड़ाइयाँ भी होने लग गई, एक तो गवर्नमेंट के साथ भी और एक खुद के आपस में भी होने लग गई। फिर बाद में क्या हुआ कि जब गोल्ड रश हुआ, जब पता चला कि कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया जो कि वेस्ट में है यूएसए के, यहाँ पर बहुत सारा सोना है, तो फिर इन्हें दोबारा वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो एक तो पहले ये प्रॉब्लम में थे, अब दोबारा इन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इससे हो क्या रहा था, इससे ओवरऑल हो ये रहा था कि ये जो ट्राइबल्स थे इनको, या जो ये नेटिव्स थे, इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इनकी जो रिजर्वेशंस बनाई गई थी उनको उसमें भी नहीं रहने दिया जा रहा था, और रिजर्वेशन दी भी जा रही थी तो ऐसी ऐसी जगह जो उनके अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर दूर हुआ करती थी। तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल रही थी गोल्ड रश के दौरान। इसके बाद जब गोल्ड रश हुआ, तो मैंने बताया ना आपको कि गोल्ड रश हुआ, तो नॉर्दर्न अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर गोल्ड रश होना शुरू हुआ। जब यूरोपियंस को पता चला, कई सारे लोगों को पता चला कि अमेरिका के अंदर गोल्ड है, फिर वो लोग तो भाग भाग के क्विक फॉर्च्यून के लिए इधर आने लग गए, जिसके कारण बहुत सारी रेलवे लाइंस बननी शुरू हुई, जिसने कि पूरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर दिया। चाइनीज़ वर्कर्स को बुलाया गया जो कि कम पैसों में यूएसए के लिए रेलवे बनाते, और 1870 तक आते आते इनका रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हो गया।
अब ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो कनाडा 1885 में जो ओल्ड नेटिव्स थे उन्हें क्रीप ऑन एट स्नेल पीसेस सेड एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत ही फेमस वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे अमेरिका के। बेसिकली वो भी एक पुअर इमिग्रेंट थे जो कि स्कॉटलैंड से आए थे, जो कि ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी थी। वहाँ से आकर के उन्होंने फर्स्ट मिलीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बन के वहाँ का यूएसए का बन के दिखाया। ठीक है, द रिपब्लिक थंडर्स ऑन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेशन। जो रीज़न था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, उसका रीज़न ये था कि इंग्लैंड के अंदर जो भी छोटे छोटे फार्मर्स थे उनकी लैंड बड़े बड़े फार्मर्स या लॉर्ड्स ले रहे थे, जिसके कारण जो पीजेंट था उनके पास इंडस्ट्रीज़ में काम करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन वहीं पर अगर आप अमेरिका को देखो तो अमेरिकन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर वेरी डिफरेंट रीज़न, अलग रीजंस के लिए हुआ। पहला तो ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लिंक करने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर डिमांड बढ़ गई कि आप रेलवे ट्रैक्स एंड रेलवे वगैरह बनाने के लिए लोगों को भेजो। तो क्या था कि लोग जो थे वो जा कर के वहाँ पर काम करके रेलवेज़ बनाने के लिए हेल्प करते थे या काम करते थे। दूसरा ये कि उन लोगों ने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए मशीन बनानी शुरू करी जिससे कि लार्ज स्केल फार्मिंग आसान हो जाए। आज के समय में भी अमेरिका की जो फार्मिंग है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखो कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जाता है फार्मिंग में, तो ये उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, बट वो ट्राइबल्स के लिए कुछ भी या नेटिव्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, ठीक है? इंडस्ट्रियल टाउन्स बढ़ते गए, फैक्ट्रीज़ बनती गई। यूएस और कनाडा जो है बोथ उन दोनों के अंदर ही, ठीक है? उसके बाद क्या था कि यूएसए जो है वो अंडर डेवलप्ड थी 1860 में, और 30 साल में ही 90 में ही जा कर के वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई, वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर बन गई। लार्ज